हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास पढ़ाई ठीक चल रही है। आप अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जगत कवक में जहाँ पर भी वीडियो देखते रहिए और जहाँ भी डाउट हो बिल्कुल क्लियर करते रहिए। किसी भी तरह का डाउट मन में रखने की या किसी भी तरह के संकोच की आवश्यकता नहीं है। अपन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे और भी कठिन चैप्टर आएंगे तो उनको अपन को सरल तरीके से पढ़ना है। ठीक, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज में इसका नाम ये क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके लैंगिक जनन के पश्चात जो एक मुद्दर आकार की रचना बनती है, वो मुद्दर आकार की रचना को बेसिडियम कहा जाता है और उसमें बेसिडियम बीजाणु बनते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बेसिडियोमाइसीटीज। इसके यदि अपन लक्षण देखें तो अपन देखते जाते हैं साथ साथ में। इसका पहला लक्षण होगा क्लासिफिकेशन के आधार पर, इसका जो कवक जाल है वो सुविकसित होता है, पटयुक्त सुविकसित कवक जाल। पटयुक्त सुविकसित कवक जाल इसमें पाया जाता है। कवक जाल को माइसीलियम कहते हैं और ये कवक सूत्रों से मिलकर, हाइफी से मिलकर बना होता है। कवक जाल को माइसीलियम और जो एक कवक तंतु से हाइफी कहा जाता है। इसमें दो प्रकार का कवक जाल पाया जाता है। दो प्रकार का कवक जाल पाया जाता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। दो प्रकार का कवक जाल है, जिसमें पहला जो है वो प्राथमिक प्रकार का होता है। ये प्राथमिक प्रकार का जो कवक जाल होता है ये बेसिडियम जीवाणु के अंकुरन से बनता है। ये बेसिडियम बीजाणु के अंकुरन से बनता है। प्राथमिक कवक जाल, और इसमें जो उनकी संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या वो आगुणित होती है। आप दूसरे प्रकार का जो जाल है उसे कहा जाता है द्वितीय कवक जाल। द्वितीय कवक जाल, यहाँ पर छूट गया कवक जाल लिखना। द्वितीय कवक जाल ये प्राथमिक कवक जाल के मिलने से बनता है। प्राथमिक कवक जाल के मिलने से बनता है और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो द्विगुणित होती है, क्योंकि इसमें दो केंद्र होते हैं, ये द्विगुणित होता है। और फिर इसका जो ये कुछ टाइम के लिए रहता है, ये लंबा समय तक रहता है, इसी में फिर जनन अंग भी बनते हैं। तो बेसिडियोमाइसीटीज में दो प्रकार का कवक जाल होता है, प्राथमिक और द्वितीय। जो प्राथमिक कवक जाल है बेसिडियम बीजाणु के अंकुरन से बनता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आगुणित होती है। आगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो द्वितीय प्रकार का कवक जाल है, इसमें प्राथमिक कवक जाल जब मिलता है, आपस में मिल जाती है, उससे द्वितीय कवक जाल बनता है। ये एक डाल देती हूँ, ये तो आप कंफ्यूज होंगे। आप इसका जो तीसरा लक्षण है, इसमें उच्च वंश में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उच्च वंश में इसके जो उच्च वंश हैं, यानी जो ज्यादा विकसित होते हैं, उनमें अलैंगिक जनन नहीं होता है और जो निम्न वंश है उनमें होता है। तो वो जितने भी अलैंगिक जनन के टाइप हैं सभी प्रकार से होता है। फिर इसका जो चौथा लक्षण है, इसका चौथा लक्षण है कि इसमें जो लैंगिक जनन है, इसका लैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। या तो युग्मकधानी संयुग्मन से, युग्मकधानी संपर्क से,
युग्मस्थानी संयुग्मन, युग्मस्थानी संपर्क या अचल पुंमणु संयुग्मन, अचल पुंमणु संयुग्मन द्वारा होता है। अपन ये सब जब कॉमन रूप से जगत कवक के लक्षण पढ़ रहे थे तो उसमें सब पढ़ा था अपन ने, ये प्रकार संयुग्मन द्वारा होता है। अब इसका जो अगला लक्षण है, इसमें एक विशेष प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। कुछ प्रकार के बेसिडियोमाइसीटीज में जो लैंगिक जनन है वो क्लैंप बंधन द्वारा होता है। इसको मैं समझा देती हूँ आपको, ये अपन ने नहीं समझा है इसको उस समय। क्लैंप बंधन द्वारा होता है। अब देखिए क्लैंप क्या होता है, आपको पता है? क्लैंप साधारण रूप से जैसे आपके दरवाजे का हैंडल है, हैंडल जिससे अपन किसी चीज को पकड़ते हैं, कप का हैंडल है, उसे कहते हैं क्लैंप। तो एक रचना बनती है जिससे दो कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं। कैसे देखेंगे आप? यहाँ पर हम दो कलर की चौक ले लेते हैं। हाँ, अब इसमें ये एक कवक तंतु है। इस कवक तंतु में क्या होगा? दो केंद्रक हैं, दो केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। अब क्या होगा? इसका दोनों केंद्रक दो भागों में बटेंगे। अगली अवस्था कैसी होगी? ऊपर वाला केंद्रक भी और नीचे वाला केंद्रक भी। इसको हम थोड़ा अलग कलर दे देते हैं। ये नीचे वाला केंद्रक है, ये नीचे वाला केंद्रक, ठीक। अब ये दो भागों में बट जाएगा। तो जो अगली अवस्था होगी तंतु की वो कैसी होगी? इसमें एक केंद्रक, दो केंद्रक, ये वाला केंद्रक भी कितने हो जाएंगे? दो केंद्रक में बटेंगे। और इसी समय जब ये सब चल रहा होगा तो यहाँ पर एक हैंडल जैसी रचना बननी शुरू होगी। और ये हैंडल जैसी रचना धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से आएगी और यहाँ से आकर जुड़ जाएगी। ये हैंडल जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें से जो एक ही केंद्रक है ये इसमें से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें अब कितने केंद्रक होंगे? दो। ये वाला केंद्रक इधर आ गया। तो अगली अवस्था में क्या होगा कि यहाँ पर ये क्लैंप बना हुआ है और इससे केंद्रक आ गया, तो इसमें भी दो केंद्रक रहेंगे और इसमें भी कितने केंद्रक रहेंगे? दो। ठीक, समझ में आया? ये क्लैंप बंधन, क्लैंप बंधन द्वारा संयुग्मन क्या होता है इसमें कि एक तंतु में, एक कोशिका में जो दो केंद्रक हैं वो दो भागों में बंटते हैं और उनमें क्लैंप बनता है। ये क्लैंप धीरे धीरे विकसित होता है। इससे प्रत्येक का एक का तो एक भाग यही रह जाता है और दूसरा जो है क्लैंप द्वारा इसमें प्रवेश करता है, तंतु दो भागों में बंट जाता है। इस तरह दोनों भाग में दो दो केंद्रक हो जाते हैं और दोनों भाग एक नए तंतु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, इसे कहते हैं हम क्लैंप बंधन। समझ में आ गया आपको? अब इसका जो अगला लक्षण है वो है लैंगिक जनन द्वारा। ये विशेष लक्षण है इसका। लैंगिक जनन में गदाकार बीजाणुधानी बनती है। गदाकार बीजाणुधानी बनती है जिसे बेसिडियम कहा जाता है, जिसे बीजाणुधानी बनती है, जिसे बेसिडियम बीजाणुधानी कहते हैं। बेसिडियम बीजाणुधानी कहते हैं। बेसिडियम
और इस बेसिडियम बीजाणुधानी में बीजाणु पाए जाते हैं जिनकी संख्या 4 भी हो सकती, 2 भी हो सकती है। ये इसका मुख्य लक्षण है, इसीलिए इसे बेसिडियोमाइसीटीज कहा जाता है। अगला जो लक्षण है 7वां कि इसके बेसिडियम मिलकर बेसिडियोकार्प बनाते हैं। कुछ तो उसमें से खाने योग्य होते हैं, कुछ खाने योग्य होते हैं और कुछ विषैले, कुछ खाने योग्य व कुछ विषैले होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। बेसिडियोमाइसीटीज के लक्षण पट्टयुक्त होते हैं, सुविकसित कवक जाल में पाया जाता है। 2 प्रकार का कवक जाल होता है। प्राथमिक कवक जाल ये बेसिडियम बीजाणु के अंकुरण से बनता है, आंतरिक गुणसूत्र होते हैं। द्वितीय कवक जाल है प्राथमिक कवक जाल के मिलने से बनता है और उसमें केंद्रक युग्मक बन जाते हैं। इसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। फिर तीसरा लक्षण, इसके जो उच्च वंश होते हैं उनमें अलैंगिक जनन बिल्कुल नहीं होता, जबकि जो निम्न वंश है उसमें सभी प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। अगला लक्षण है जो कि लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा, संयुग्मन संपर्क द्वारा, अचल कुंभन द्वारा या संयुग्मन द्वारा होता है। लैंगिक जनन क्लैम बंधन द्वारा होता है, जो मैंने आपको भी समझाया कि ये इसका विशिष्ट लक्षण है कि क्लैम बंधन इसमें पाया जाता है। अभी आपको चित्र सहित समझाया। लैंगिक जनन में गदाकार बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसे हम बेसिडियम बीजाणुधानी कहते हैं। ये गदाकार होती है, ये इसका विशिष्ट लक्षण है। इसको क्लासिफाइड ही इसी आधार पर किया गया है। और ये बेसिडियम मिलकर बेसिडियोकार्प बनाते हैं, जिनमें से कुछ तो विषैले होते हैं और कुछ खाने योग्य होते हैं। जो खाने योग्य है उनको हम कहते हैं मशरूम, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा खाया जाता है। उसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये जो बेसिडियोमाइसीटीज है इसके पूरे लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। अब चूंकि ये जो खाने योग्य है उन्हें हम कहते हैं मशरूम। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी है जिनको कहा जाता है छत्रक, पफ बॉल, नीड कवक। बेसिडियोमाइसीटीज के अलग अलग नाम सुन लीजिए, अलग अलग प्रजातियों में मशरूम, फिर छत्रक, कुकुरमुंडा आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी में ही पाए जाते हैं। पफ बॉल, नीड कवक, इन सभी नामों से बेसिडियोमाइसीटीज के सदस्यों को पुकारा जाता है। कौन कौन से नाम है? मशरूम, छत्रक, पफ बॉल या फिर नीड कवक। इसमें जो पट पाए जाते हैं वो सरल भी हो सकते हैं और चित्रित भी हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको? अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके मुख्य सदस्यों के बारे में अपन अब पढ़ेंगे। इसके मुख्य सदस्य और वो उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब अपन इसमें पढ़ेंगे। ये आप याद रखेंगे, मशरूम, छत्रक, पफ बॉल और नीड कवक। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके प्रमुख सदस्य। तो इसका सबसे पहला जो सदस्य है रोग कारक है और इसका नाम है पक्सीनिया। बेसिडियोमाइसीटीज का जो पहला सदस्य है उसका नाम है पक्सीनिया। इसे रस्ट कवक भी कहा जाता है। इसे रस्ट कवक भी कहा जाता है। रस्ट यानी क्या होता है? धूल। ये रस्ट जो कवक है ये पौधों में लगती है, गेहूं में लग जाती है और गेहूं में इसके गेहूं के फलों में भी लग सकती है, फल में या फिर उसके तने में ये लगती है और उनको अंदर से पूरा पाउडर में बदल देती है। ये पक्सीनिया कवक
गेहूं के फल में या फिर तने में लगती है। और लगकर ऊपर से तो पूरा बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम उसका कवर खोलेंगे तो हमें पाउडर मिलेगा। और कैसा पाउडर मिलेगा? तो कुछ प्रजातियां काला पाउडर बनाती हैं, कुछ प्रजातियां पीला पाउडर बनाती हैं और कुछ प्रजातियां भूरा पाउडर बनाती हैं। पाउडर मीन्स रस्ट। चूंकि रस्ट बनाती है इसीलिए इसे रस्ट कवक भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे कि बक्सीनिया को रस्ट कवक कहा जाता है। ये गेहूं के फल में तने में काला, पीला या भूरा स्मट बनाती है, जिससे रस्ट बनाती है, जिससे पाउडर रूप में अंदर कुछ भी नहीं रहता, फसलों को बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। फिर दूसरा है अस्टिलैगो। इसे स्मट कवक कहा जाता है। इसे कहा जाता है कौन सा कवक? स्मट कवक। इसे कहा जाता है स्मट कवक। ये भी आपको याद रखना है। अस्टिलैगो को स्मट कवक कहा जाता है। स्मट भी लगभग धूल जैसा दानेदार पाउडर होता है और ये दो प्रकार का पाउडर बनाती है। एक तो आवृत स्मट और दूसरा होता है निरावृत स्मट। ये गेहूं में निरावृत स्मट उत्पन्न करती है और जौ में आवृत स्मट उत्पन्न करती है। इसको थोड़ा सा समझ लें। आवृत स्मट का मतलब है ये एक गेहूं की बाली है, जिसमें इस तरह से ये गेहूं लगी है। हमें क्या होगा? ऐसा दिखाई देगा, ऐसे ये गेहूं की बाली होती है, इसमें दिखाई देगा कि अरे बहुत अच्छा ये लगा हुआ है, कुछ भी इसमें से अंदर तो बहुत गेहूं के दाने होंगे। कुछ समय बाद क्या होगा? ये पूरा ऐसा झड़ जाएगा, ऊपर का हिस्सा इसमें से झड़ जाएगा, खाली हो जाएगा और इसमें से निकलेगा पाउडर, तो खुल जाएगा। ये खुला हुआ होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है निरावृत स्मट। यदि अंदर अस्टिलैगो कवक लग चुकी है तो ऊपर की कवरिंग क्या होगी? झड़ जाएगी और झड़कर उसमें से स्मट पाउडर के रूप में निकलेगा, दानेदार पाउडर। तो इसीलिए गेहूं में अपन बोलेंगे निरावृत स्मट उत्पन्न करता है। और आवृत स्मट किसमें उत्पन्न करता है? आवृत स्मट उत्पन्न करता है जौ में। तो जौ भी इसी कुल का पौधा है, वो भी इस तरह से इसकी बालियां लगी होती हैं। अब इसमें क्या होगा कि बाहर से तो हमें दिखेगा कि बहुत अच्छे इसके अंदर दाने होंगे, जौ के फल लगे होंगे, अंदर निकालेंगे तो जौ निकलेगी, लेकिन इसको जब खोला जाएगा इसके छिलकों को तो अंदर क्या निकलेगा? पाउडर। यानी इसमें जो बाहर का छिलका है वो घुलता नहीं है, वो अलग नहीं होता, वो ढका हुआ रहता है अंदर, लेकिन जौ का दाना नहीं होता। अंदर क्या मिलता है? हमको पाउडर मिलता है। तो गेहूं में ये खुल जाता है तो इसीलिए उसे कहते हैं निरावृत स्मट, और जौ में ये खुलता नहीं है, बंद रहता है, इसलिए उसे कहते हैं आवृत स्मट। दोनों ही कौन उत्पन्न करता है? अस्टिलैगो स्मट उत्पन्न करता है, इसलिए स्मट कवक भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके अगले सदस्य पर आते हैं अपन। तो इसका जो अगला सदस्य है उसे कहा जाता है एगेरिकस। इसे आप मशरूम या कुकुरमुत्ता भी कह सकते हैं। एगेरिकस ऐसी रचना आपने देखी होगी कहीं कहीं पर, चमड़े पर, लकड़ी पर, कहीं जमीन में, इस तरह की रचना हमको दिखाई देती है छाते के समान। तो इसे छत्रक कवक भी कहते हैं, इसे मशरूम भी कहा जाता है। प्रोटीन से ये भरपूर होते हैं। कुछ मशरूम खाने योग्य होते हैं और कुछ मशरूम जो होते हैं वो विषैले होते हैं। ये वास्तव में ये जो ऐसा छत्रक बना ये खाने योग्य होता है और ये बेसिडियोकार्प है। एक्चुअली बेसिडियम बीजाणु इसके अंदर है जिसको खाया जाता है। तो ये इस तरह की रचना हमें दिखाई देती है, या फिर हमको ये कोई तना है और इसमें हमको पूरे में इस तरह से सड़ा वाला तना पड़ा है उसमें लगा हुआ दिखाई देता है,
या कोई ऐसे सड़ी गली चीजें पड़ी हैं उनके ऊपर हमको ये लगा हुआ दिखाई देता है। ये भूरे रंग का भी होता है, ब्राउन कलर का, सफेद रंग का भी होता है, सफेद रंग का भी होता है। और सबसे अच्छी इसकी विशेषता है कि ये एगेरिकस ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ज्यादा आवागमन नहीं होता लोगों का, वहां पर परावलय बनाते हैं। जो परावलय बनाते हैं मीन्स इस तरह से पूरा लाइन से उगे हुए होंगे मशरूम, ये इस तरह से गोले में उगे होंगे। तो कई लोग ऐसा बोलते थे कि जो परियां रात में आती हैं और गोले में डांस करती हैं, तो जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ते हैं वहाँ वहाँ ये मशरूम उगाते हैं। इस तरह जो ये एगेरिकस उगते हैं ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इनको तोड़कर सुखाकर बेचा जाता है। ये बिल्कुल सफेद मलाई के समान होते हैं, इनको सुखाया जाता है, सुखाकर इनको सब्जी वगैरह के रूप में खाया जाता है। तो एगेरिकस क्या है? वास्तव में एगेरिकस को हम मशरूम भी कह सकते हैं और ये परावलय भी बनाते हैं। और इनका जो दूसरा नाम है इसे गिल कवक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गिल कवक भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एगेरिकस मशरूम के रूप में खाया जाता है, कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। कुकुरमुत्ता जो है वो मशरूम जो है वो खाने योग्य भी होती है, बिना खाने योग्य भी होती है, विषैले भी होती हैं। उनको पहचान कर ही खाया जा सकता है, सभी मशरूम को खाया नहीं जाता। गिल कवक भी कहते हैं और ये परावलय बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका जो अगला सदस्य है वो अगला सदस्य कौन सा है? इसका अगला सदस्य ब्रैकेट कवक। ब्रैकेट कवक, ये जो ब्रैकेट कवक है, ये ब्रैकेट कवक तनों में, जो पौधे के तने होते हैं उन तनों में इस तरह से हमको लगा हुआ दिखाई देता है, इस तरह से लगा हुआ दिखाई देता है। और ये तने के ऊपर लगकर चिपका रहता है, चिपक कर उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये ऐसा ब्रैकेट के समान दिखाई देता है। जैसे ब्रैकेट कैसा होता है? ब्रैकेट ऐसा होता है, ऐसा ऐसा अपन लगाते हैं, तो ये ब्रैकेट के शेप में ऐसा लगता है तने में, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्रैकेट कवक। ये वास्तव में तने के ऊपर, लकड़ी के ऊपर ही लगते हैं और उसको पूरी तरह से क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं। अगला जो इसका सदस्य है वो सदस्य है जो बहुत आवाज कर रही है, लिखने में अच्छा नहीं दिख रहा। तो अगला सदस्य है टोड स्टूल। टोड स्टूल, टोड आप जानते हैं मेंढक की एक प्रजाति है, टोड कहते हैं। उसके स्किन में मस्से मस्से से होते हैं, खुरदुरी सी होती है, मस्से होते हैं। तो ये जो कवक है, कुछ कवक ऐसी है बेसिडियोमाइसीट्स की कि जो कि मशरूम टाइप की होती है, यानी कुकुरमुत्ता जैसी ही होती है और इसी शेप की पाई जाती है, लेकिन ये विषैली होती है। कैसी होती है? ये विषैली होती है, ऐसी ये मिलती है। अंदर की तरफ अपन देखेंगे तो ब्राउन दिखेगी और ये कैसी होती है? विषैली। जो टोड स्टूल है ये विषैले कवक हैं, विषैले कुकुरमुत्ते हैं, या हम इनको विषैले मशरूम भी बोल सकते हैं। ये विषैले मशरूम हैं, विषैले मशरूम हैं और ये खाने में बहुत अधिक नुकसानदायक होते हैं। इनको बिल्कुल भी खाया नहीं जाता और इनकी विशेषता है कि ये कैसे होते हैं? मस्सेदार। कैसे होते हैं ये? मस्सेदार। तो ये अपन ने अभी किसके बारे में पढ़ा? बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में। मुख्य विशेषता क्या है कि पटयुक्त इनमें कवक जाल होता है। दो प्रकार का कवक जाल होता है। प्राथमिक कवक जाल जो है वो किससे बनता है? बेसिडियम बीजाणु से। जो द्वितीय कवक जाल है वो किससे बनता है? प्राथमिक कवक जाल के मिलने से। इसमें जो लैंगिक जनन में बीजाणु धनियां बनती है वो कैसी होती हैं? वो मुद्दाकार होती है, गदा आकार जिसको अपन बोल सकते हैं, और उसके अंदर बीजाणु बनते हैं जिन्हें हम बेसिडियम कहते हैं। बहुत सारे बेसिडियम मिलकर बेसिडियोकार्प भी बनाते हैं जो खाने योग्य भी होते हैं, विषैले भी होते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? बेसिडियोमाइसीट्स। अब इसके कुछ मुख्य सदस्य
पक्सीनिया पहला सदस्य है जिसे रस्ट कवक भी कहा जाता है। और ये गेहूं में, वो फल में या तने में इसकी प्रजातियां काला, पीला या भूरा रस्ट उत्पन्न करती हैं। दूसरा इसका सदस्य है अस्टिलैंगो, इसे स्मट कवक भी कहा जाता है। ये स्मट उत्पन्न करती है। स्मट दो प्रकार से उत्पन्न करती है, आवृत स्मट या फिर निरावृत स्मट। आवृत स्मट जौ में उत्पन्न करती है, जिसमें कि जो उसकी बाली है, गेहूं की बाली जिसमें फल अंदर लगते हैं, वो छिलके पूरे एज इट इज दिखते हैं, थोड़ा भी उनमें बिखराव नहीं होता अंदर, लेकिन पाउडर होता है, दानेदार पाउडर होता है। और गेहूं में निरावृत स्मट उत्पन्न करती है, जब अंदर गेहूं पूरी खत्म हो जाती है, दानेदार हो जाती है, तो उनके छिलके भी उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आधा आधा हिस्सा वहां बचा रहता है, अलग से ही पाउडर दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं निरावृत स्मट। तीसरा जो इसका सदस्य है एगेरिकस, इसको गिल कवक भी कहा जाता है। ये मशरूम्स हैं, ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाला है। इसमें कुछ विषैले होते हैं और अधिकतम तो खाने योग्य भी होते हैं, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होते हैं। और ये कुछ एगेरिकस जो है वो परावलय में लगते हैं, यानी गोलाई में लगते हैं। उसके संबंध में समाज में कुछ भ्रांतियां भी हैं कि परियां अगर डांस करती हैं तो परावलय वहां पर बन जाते हैं। वास्तव में जो उसका छत्रक होता है वो बेसिडियो कार्प होते हैं, जो मिलकर एक फलकाय बनाते हैं और खाने योग्य होता है। अगला जो इसका सदस्य है वो कौन सा है, ब्रैकेट कवक। ब्रैकेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ों के तनों पर ब्रैकेट के रूप में लगता है और तनों पर लगकर तने को अंदर से पूरा उसके जो कोशिकाएं हैं सबको खत्म कर देता है, उसकी लकड़ी सड़ जाती है। ये आपने देखा होगा बरसातों में जो बहुत पुरानी बल्लियां बांस वगैरह होते हैं उनमें ये लगा हुआ होता, नहीं देखा तो आप कोशिश करिए, ये ब्राउन वाइट से ऑफ वाइट कलर का होता है और आप जरूर देखिए। फिर टोड स्टूल अगला सदस्य है इसका नाम ही है टोड से संबंधित, टोड मेंढक की एक प्रजाति है जिसकी स्किन मस्सेदार होती है, तो ये मस्सेदार कवक है और ये विषैले होते हैं, ये खाने योग्य नहीं। ठीक, तो आज अपन ने अभी तक एस्कोमाइसिटीज और फिर अभी जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज और क्या पढ़ लिया, बेसिडियोमाइसिटीज। ये कौन से थे जिनमें लैंगिक जनन ज्ञात था। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन अज्ञात ट्यूटेरोमाइसिटीज, उसके लक्षण, उसके सदस्य और कवक का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं देख रही हूँ आप लोग क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे हैं, लिखिए क्योंकि ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। लिखिए, पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप इसका उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। पहला प्रश्न है छिद्रित पटयुक्त कवक जाल किसमें पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है मुद्राकार बीजाणुधानियां किस कवक में पाई जाती हैं। तीसरा मेरा प्रश्न है पक्सीनिया गेहूं में कौन सा रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है खाने योग्य मशरूम कौन से हैं। और अंतिम प्रश्न है टोड स्टूल दिखने में कैसी दिखाई देती है। ठीक, वीडियो देखते रहिए, बार बार रिपीट करिए और उसको बुक के साथ टैली करिए, नोट्स बनाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो बुक में कहाँ पर है। एमपी बोर्ड का आप देखते जा रहे हैं लगातार कि उसमें आ रहा है कि ओपन बुक एग्जाम होगा, तो वीडियो भी देखें, बुक से देख के आंसर भी लिखें। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ में आपको भेजती जा रही हूँ, तो आपको लिखना है, लिखने की आदत को खत्म नहीं करना है, डायग्राम्स बनाने हैं और जहाँ पर वीडियो में नहीं समझ में आता है तो